ये है कहानी एक थी शिरीन। मेरा नाम है पंकज जीना। ये इस कहानी का चौथा भाग है। दोषी कौन? उसने खांसते हुए बातचीत को काटने का फैसला किया। यह जरूर चुराया गया होगा, गुलाम भी ना। शकुंतला देवी, कृपया अन्य लोगों को पैसों को ना छूने दें। छोटी बिटिया को घर खर्च आप अपने हाथों से दें, क्योंकि वो मेरी अनमोल बेटी है और उसे अपने शरीर को मजबूत करने की जरूरत है। इसीलिए उसे दिए जाने वाला महीने का घर खर्च शशिकला के बराबर ही होना चाहिए, जो कि 40 आने हैं। हालांकि शकुंतला देवी अपने दिल की गहराई से शिरीन से नफरत करती थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था और ऐसा करते समय उन्होंने शिरीन का ख्याल रखने का वादा किया और ऐसा करते समय कुछ नौकरों को डांटा। शिरीन को यह सब काफी मजाकिया लगा। वो मुस्कुराई और धीरे से कहा, धन्यवाद पिताजी और आंटी। तो आंटी, क्या आप अभी भी मुझसे कोयला और जलाने वाली लकड़ियां मंगवाएंगी? उसने ये सब अपनी जख्म से भरी हथेलियां दिखाते हुए कहा। शकुंतला देवी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कमजोर शिरीन ऐसी बातें करेगी, वो भी ऐसे समय में जब सभी लोग घर पर होंगे। ऐसा लगा जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो, वो भी कई कई बार। वो इस लड़की को नरक में भेजने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन उसी समय वो खुद को छिपने के लिए एक कोना ढूंढना चाहती थी। हालांकि उस समय उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाई और कहा, छोटी बिटिया, मेरा इरादा तुम्हारे शरीर को प्रशिक्षित करना था। हालांकि अब जब मैंने आपकी स्थिति देख ली है तो ऐसा करना ठीक नहीं है। अनमोल बेटी इस तरह के काम नहीं करती है। आपको ऐसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। शिरीन ने अपने होठों को अंदर की ओर मोड़ लिया था और धीमे स्वर में कहा, तो आंटी, मुझे एक बार फिर से धन्यवाद देना होगा आपको। शकुंतला देवी एक विकट स्थिति में खड़ी थी। वो हर तरफ से घिर चुकी थी। शिरीन द्वारा बोली गई हर बात एक तेज तलवार की तरह महसूस हो रही थी। हालांकि तलवार अभी भी उनके सर पर ही लटक रही थी। अपनी इस सादगी के मुखौटे के अंदर छिपी हुई चालाक औरत को वो छुपा कर रखना चाहती थी। पर शिरीन का ये व्यवहार देखकर वो काफी हैरान थी। उनके लिए शिरीन का ये रूप काफी असाधारण था। शिरीन के शरीर की असली मालकिन एक कमजोर और कम आत्मसम्मान वाली लड़की थी। वो छोटी थी और पतली भी। अक्सर जब लोग उसे तंग करते थे तो वो डरपोक बनी रहती थी और इसीलिए हर बार जब श्याम सिंह उसे देखता तो उसे देखकर घृणित महसूस करता था। हालांकि इस बार शिरीन दिख वैसी ही रही थी, लेकिन उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। वो एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन चुकी थी। श्याम सिंह ने चिंतित मन के साथ उसे देखा। वो कुछ देर के लिए चौंका और फिर वहीं खड़ा रहा। इससे पहले कि वो उसे डांटता, वो उसे बोल पड़ा कि छोटी बिटिया, तुम उसे आंटी नहीं मां कहो। शिरीन ने अपनी आंखें उठाई और कहा, मैंने सोचा कि मेरी मां एक अलग व्यक्ति थी। धीरे से उसने एक और वाक्य जोड़ा, मैंने सुना है कि श्याम सिंह ने मेरी मां से वादा किया था कि वो अपने जीवन काल में एक ही शादी करेंगे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा था। श्याम सिंह का गुस्सा भड़क चुका था। जब उन्होंने शिरीन को देखा तो उसने सोचा कि वो किसी अलग ही लड़की को देख रहा है। उनकी पहली आधिकारिक पत्नी ने एक चट्टान से कूदकर उन्हें छोड़ दिया था। वो अभी भी उसकी लाश को ढूंढ नहीं पाए थे। शांति देवी एक मजबूत चरित्र वाली महिला थी। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में शिरीन से शायद ही कभी उसके सपनों में मुलाकात की होगी। हर बार शिरीन वजीर श्याम सिंह को पापा कहकर ही बुलाया करती थी। हालांकि इस बार वो उसे वजीर कहकर बुला रही थी। उस समय श्याम सिंह ने अपने शरीर के अंदर रेंगते हुए डर को महसूस किया। उसने देखा कि बेटी अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वहां खड़ी थी। वो मुस्कान कुछ हद तक शांति देवी की तरह थी, जब वो उसके साथ संबंध तोड़ने का फैसला कर चुकी थी। वो 30% उपहास के साथ इस तरह मुस्कुराई और उसके चेहरे पर 70% तिरस्कार था। भले ही वो छोटी थी, लेकिन उसकी बातें सुई सी चुभ रही थी। ये कहना कि आप केवल एक व्यक्ति से जीवन भर के लिए विवाहित होंगे, सुनने में मीठा लगता था। भीमपुर राज्य में हर पुरुष की 2 से ज्यादा बीवियां थीं। जीवन भर के लिए एक ही जीवन साथी होना केवल मीठी बात थी, जो भावुक और युवा लोग एक दूसरे को कह देते हैं। हालांकि शाही परिवार के सभी पुरुष एक से ज्यादा शादी करते थे। एक साधारण परिवार में भी एक से अधिक पत्नियां होती थीं। तो श्याम सिंह कैसे पीछे रह जाता इस दौड़ में?
श्याम सिंह ने महसूस किया कि कुछ पत्नियों का होना गलत नहीं था। हालांकि सवाल यह है कि उनकी बेटी ने उनसे सीधे उनके चेहरे पर यह सवाल पूछ कैसे लिया, वो भी दूसरों के सामने। उन्होंने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, बच्चों को क्या पता, ये कोई जगह नहीं है कि वयस्क के मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। मेरे प्यारे बच्चे। शिरीन ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वो हल्का सा मुस्कुराई और ये जताया कि वो एक भी और शब्द कहना नहीं चाहती थी। जब वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता था तो श्याम सिंह का गुस्सा भड़क उठता था। इससे पहले कि वो शांत हो जाए, उसने कहा, छोटी बिटिया, इतने वर्षों से मैंने पिता बनने के लिए आपका इंतजार किया, आपकी हर उपेक्षा पर खरे उतरने की पूरी कोशिश की और मैं भविष्य में भी करता रहूंगा। लेकिन उससे पहले आपको पिताजी की बात का सच्चाई से जवाब देना होगा। कुछ लोगों ने कहा है कि एक अजनबी आदमी आया और आप उसके साथ आंगन छोड़कर चली गई। उन्होंने कल रात आपको गुप्त रूप से बाहर जाते हुए देखा। क्या तुमने कुछ गलत किया? जब प्रश्न का अंतिम भाग कहा गया तो इस कदर सन्नाटा छा गया कि कोई सुई भी गिरे तो उसे सुना जा सकता था। सभी लोग टकटकी लगाए हुए थे कि वो कैसे जवाब देगी। शिरीन ने अपने बाल को कंघी करने के लिए अपने हाथ को आगे किया और अपनी आंखों को पहले नीची करके बोला, वजीर जी, ये सवाल वास्तव में बड़ा सरल है। किसी ने इसके बारे में बात की और आप बस विश्वास कर लिए। फिर क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि सौतेली मां के आंगन में एक बार अजनबी पुरुष आया और चला गया था? इसका मतलब यह है कि आपके साथ धोखा हुआ होगा। शिरीन का यह सवाल तलवार सा तेज था। कोई हंसा। श्याम सिंह चारों ओर देखने लगा और गुस्से से तिल मिला गया। उसने देखा कि यह हंसी 8वें राजकुमार भीम सिंह की थी, जो भीड़ में शामिल होने आए थे। भीम सिंह की उम्र 18 साल थी। वो आकर्षक था और उसके पास एक खिलौना था। उसकी आंखें मोती जैसी स्पष्ट थी। वो अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। हंसी के कारण वो भीड़ में सबके ध्यान का केंद्र बन गया था। मुझे कहना होगा कि भीम सिंह के शाही परिवार में उनमें से अधिकांश के रूप बड़े आकर्षक थे। वो बड़े ही अच्छे लग रहे थे। वो और 12वें राजकुमार भी बराबर में खड़े थे। एक भाई कोमल और शांत था, जबकि दूसरा हवा की तरह सर 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 घूमने वाला। उन्हें देखने से आंखें पथरा जाती थी। भीम सिंह की मां एक शाही उपपत्नी थी। भीम सिंह तेज दिमागी थे और राजा हर्षवर्धन सिंह के सबसे प्यारे पुत्र थे। श्याम सिंह शर्मिंदा हो गया। स्वाभाविक रूप से उसने राजकुमार को डांटा नहीं और वो अपनी टकटकी लगाकर शिरीन को घूरते हुए बोला, बकवास, तुम झूठ बोल रही हो। बकवास जो पूरी तरह से अनैतिक है। शिरीन का चेहरा ठंडा हो गया। वजीर जी, अगर मैंने जो कहा वो बकवास था और आपने बिना किसी संदेह के इस पर अविश्वास किया, फिर आप क्यों मेरे बारे में बोली जा रही बातों पर विश्वास कर रहे हैं? आपकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव आप कैसे सहन कर पा रहे हैं? क्या एक बेटी के शब्द किसी से कम भरोसेमंद हैं? अजनबियों की बातें सच हैं और मेरी झूठ? श्याम सिंह ने मजाक में कहा। हां, आज न्याय विभाग के प्रधानमंत्री भी वहीं उपस्थित थे। मामले को आगे बढ़ाने के लिए दोनों प्रधान और लोगों का एक समूह बुलाया गया। अफवाह उड़ी कि एक पुरुष अजनबी के आने और शिरीन के आंगन को छोड़ने के बाद जनरल के परिवार के नाम को बदनाम किया जा रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि जनरल की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया जा रहा था। शाही परिवार की गरिमा और निराश होने के बावजूद शिरीन उनकी बेटी थी, 12वें राजकुमार रमाकांत राव की मंगेतर, और इसीलिए वो उग्र थे और मामले को आगे बढ़ाने के लिए वो पुरुषों को लाए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कमजोर दिखने वाली बेटी जबान से इतनी तेज होगी। जब उससे पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ देखा और न्याय विभाग से मंत्री की ओर भी देखा। न्याय विभाग शाही परिवार के मामलों और प्रधानमंत्री का प्रभारी था। मंत्री एक मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, एक शांत चेहरे के साथ सख्त मिजाज वाले व्यक्ति। उनके बोल चाकू की तरह तेज थे। उन्होंने शिरीन को देखा और कहा, बिटिया, हमारे विभाग को एक खबर मिली जिसमें कहा गया था कि एक पुरुष अजनबी था जो आपको अपने साथ ले गया था। वो आपके कमरे में रात को आया और आपको मिलने के लिए कल रात अपने साथ कहीं और ले गया। जाहिर है आप पूरी रात वापस नहीं आई थी। फिर से शिरीन ने जवाब देने से पहले कहा, चाचा जी, ये तो और भी बुरा है। व्यक्ति कोई और नहीं, राजकुमार रमाकांत राव का सिपाही था,
जिसने मुझे इनके नाम से चिट्ठी दी थी। सभी हैरान रह गए। न्यायाधीश ने कहा, अपर्याप्त सबूत हैं। इसके अलावा श्याम सिंह के घर में काफी सारे लोग थे, मगर और किसी ने छोटी बिटिया को बाहर जाते नहीं देखा था। आपकी जानकारी का कोई स्रोत होना चाहिए। एक बाहरी व्यक्ति से मुझे लगता है भले ही पुरुष अजनबी अंदर और बाहर चुपके से और गुपचुप तरीके से आ जा सकता है, मगर एक अजनबी पुरुष को कैसे पता चलेगा कि वो मेरे आंगन में है? वो किसी और के आंगन में भी हो सकता था। शिरीन ने कहा। एक उत्तर और इसने सभी को एक झटके में फेंक दिया। यहां तक कि रमाकांत राव भी हिल गया। केवल 8वें राजकुमार ने इसे आकर्षक पाया। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो मोहित हो चुका है और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बात में दम तो है। श्याम सिंह जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? श्याम सिंह ने जवाब दिया, मुखबिर मेरा अपना व्यक्ति था। शिरीन ने अपनी पलकें उठाई और फिर से कहा, यह एक व्यक्ति के लिए असामान्य है। उन्होंने सीधा श्याम सिंह को यह बात न बताकर पहले रमाकांत राव जी को क्यों बताई? न्याय विभाग में सीधे जाने के बजाय वो शकुंतला देवी को बता सकता था। न्यायाधीश ने कहा, यह घटना शाही परिवार को बहुत प्रभावित करेगी, इसलिए मुखबिर को डर था कि वजीर और उनकी पत्नी अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस मुद्दे को खारिज करना चाहेंगे। शिरीन ने सर हिलाया। इसमें कुछ समझदारी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, इस संभावनाओं को खारिज करें कि मुखबिर जनरल को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। ये नफरत के कारण या बदला लेने के लिए भी हो सकता है। वास्तव में ऐसी घटना के लिए शब्द सबूत के रूप में सेवा करने में असमर्थ हैं। भीम सिंह ने खिलौने को फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है इसने जो कहा वो सही बात है, बस एक गवाह के शब्द भरोसेमंद नहीं है। न्यायाधीश जो भीम सिंह के पास खड़ा था, उसने उस पर एक टेढ़ी नजर की। भीम सिंह ने खिलौने का इस्तेमाल किया और अपने कंधे पर सहलाया। भाई, इस मामले में कुछ अस्पष्टता है। आपको नहीं लगता कि आपकी मंगेतर ऐसा अनैतिक कार्य करेगी? सही कहा ना मैंने? रमाकांत राव ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, ये कैसे संभव है? मैं हूं, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि वो भी निर्दोष है। श्याम सिंह ने रमाकांत राव की एक झलक पकड़ी। उसे शक है कि वो अपराधी है, क्योंकि वो विवाह को रद्द करना चाहता था। क्या अब ये निर्दोष होने का नाटक कर रहा था? झूठी मासूमियत। इस जानवर दिल कमीने ने उसे छोड़ने के लिए, छल करने के लिए एक खुफिया संदेश का उपयोग किया और आज सुबह वो जानबूझकर उसके आंगन में आया था छानबीन करने। श्याम सिंह ने अपने आप से पूछा। उसने शायद ये मान लिया था कि वो पहले ही मर चुकी होगी हुकुम सिंह के निवास पर। उस पर आरोप है कि वो अय्याश था। उसकी मौत के बाद ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा, क्योंकि उसकी मौत का किसी को भी बुरा नहीं लगा था। हालांकि शिरीन के सौभाग्य से वो शरीर का वर्तमान निवासी से बचा सकता था। वो मूल मालिक के लिए न्याय मांगेगी और एहसान वापस करेगी 100 गुना करके। उसने न्यायाधीश को फिर से देखा और कहा, चाचा, क्या आपके पास कोई और सबूत है? न्यायाधीश ने सपाट ढंग से कहा, भीमपुर राज्य के नियमों के अनुसार साक्षी अकेले ही संदिग्ध आंगन की खोज को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है। शिरीन ने एक आह भरी और कहा, लगता है मैं केवल निवेदन कर सकती हूं। आपसे यही एक निवेदन है।